स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एकता में शक्ति है और सैन्य एकता में सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए बहुत समय से भारत यह सोच रहा था कि हम इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स बनाएंगे। और किस तरीके से बनाएंगे? ताकि हमारे सर्विसेज में एक जॉइंटनेस हो, एक सिनर्जी हो, वो एक साथ काम कर पाए, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो। इन सबके इंटेलिजेंस एंड सर्विलांस एक दूसरे की मदद कर सके, क्योंकि मॉडर्न डे वॉरफेयर एक बदलते परिप्रेक्ष्य को दिखा रहा होता है। इसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हुई है। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कोलकाता में ऑर्गेनाइज की गई और वहां पर बात हुई जॉइंट मिलिट्री स्टेशंस एंड यूनिफाइड ट्रेनिंग सेंटर्स, जहां पर तीनों सेनाओं के साथ एक साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग क्यों कराई जाएगी? इंपॉर्टेंट किस लिए है ये चीज? ट्रेनिंग इसलिए कराई जाएगी साथ में ताकि आगे जाकर के जब काम करना पड़े तो वो एक बॉटम अप अप्रोच हो। ऐसा ना हो कि इंडियन एयरफोर्स एक अलग जोन में, एक अलग साइलो में काम कर रही है, इंडियन आर्मी एक अलग साइलो में काम कर रही है और इंडियन नेवी अपने एक अलग साइलो में काम कर रही है। तीनों में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टेबल पर हमारा पूरा मिलिट्री डिफेंस क्या है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले द बिग अनाउंसमेंट इज इंडिया टू मर्ज ट्राई सर्विस एजुकेशन। ट्राई सर्विस एजुकेशन, ये ट्राई सर्विस की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की ब्रांचेस को मर्ज किया जाएगा कुछ जगहों पर और हम कुछ थिएटर कमांड्स बनाएंगे। थिएटर कमांड्स या इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का मतलब यह है कि किसी एक कमांडर के अंडर में तीनों सर्विसेज के सोल्जर्स, ब्रिगेडियर्स, कैप्टन्स ये एक साथ काम करेंगे। उनकी रिपोर्टिंग और उनका कोऑर्डिनेशन एक पर्टिकुलर थिएटर के लिए होगा, एक पर्टिकुलर एरिया, ज्योग्राफिकल टेरेन के लिए होगा। इस कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। सेट अप जॉइंट मिलिट्री स्टेशंस एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। इसके लिए और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, सरकार ने एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी बनाया और सरकार ने यह भी चाहा कि हम इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की स्थापना करें, सो दैट एक एजुकेशन विंग भी बनाया जाए जहां पर उनके बीच में चीजें अच्छे से एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग हो पाए, एक कॉम्रेडरी बिल्ड हो पाए, एक स्पिरिट डी कॉप बिल्ड हो पाए ट्राई सर्विसेज मिलिट्री स्टेशंस में। इसके लिए एक एक्ट भी लाया गया। उस एक्ट को हम कहते हैं इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट। कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। तो इसको होने में इतना समय क्यों लग रहा है, यह भी तो एक सवाल है। इतना सारा समय हो गया इंडिपेंडेंस के बाद और आज हम इस चीज को करने की कोशिश कर पा रहे हैं। दीज रिफॉर्म्स आर पार्ट ऑफ ब्रॉडर पुश। अभी आगे भी बहुत कुछ बाकी है। किस तरीके से, हम इसको समझते हैं। ब्रॉडर पुश फॉर जॉइंटनेस इंटीग्रेशन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, नॉट इन द साइलोज। फर्स्ट टाइम दिस जॉइंट मिलिट्री स्टेशंस, क्या क्या होंगी इसमें चीजें हमें यह समझना है। ब्रेकिंग द 75 years ऑफ सर्विस साइलोज। सब अपने अपने अलग अलग विभाग में काम कर रहे थे, अब वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, मेंटेन देयर ओन बेसेस, लॉजिस्टिक्स, रिपेयर डिपोज एंड ट्रेनिंग हब्स। अब वो एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। एक कल्चर बिल्ड होगा जिसमें हम इंटर ऑपरेबिलिटी, एक सर्विसेज के पर्सनल कुछ दूसरी सर्विसेज के साथ उनके स्टेशन में पोस्टेड होंगे और उनके साथ काम कर रहे होंगे। चाहे आप भारत के जब ज्योग्राफिकल टेरेन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नदर्न स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में हमने देखा कि किस तरीके से दो फ्रंट हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है और LOC भी है। दोनों फ्रंट से वॉर होने की चांसेस बराबर बनी रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल टेरेन अलग है, वहां पे हमें सारी सर्विसेज की मदद चाहिए होती है। इंडियन ओशन रीजन में आते हैं जब हम नीचे की तरफ, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बे ऑफ बंगाल के पास, अंडमान एंड निकोबार में भी हमने देखा कि किस तरीके से एक साथ कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इट सेव्स रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन। लॉजिस्टिक्स का काम कम होता है, डुप्लीकेशन कम होता है और प्रॉम्प्ट, रियलिस्टिक, रियल टाइम रिस्पॉन्स दिया जा सकता है किसी भी अटैक का। सर्व्स एज अ प्रीकर्सर टू थिएटर कमांड्स इंडियाज लॉन्ग पेंडिंग मेजर रिफॉर्म। बट ऐसा क्यों इश्यूज था, हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। आजादी के पहले क्या था, हमारी जो कॉलोनियल लीगेसी थी, जब ब्रिटिश राज था यहां पर, तो सारी सर्विसेज को साइलो में रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? कि एक साथ ये सारे सर्विसेज कहीं स्ट्रांग ना हो जाएं, कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट ना खड़े हो जाएं। आप याद करो 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वहां पर क्या हुआ था, किस तरीके से सर्विसेज से मामला शुरू होता है। इसीलिए इंडिया इनहेरिटेड 3 सेपरेट सर्विसेज,
फ्रॉम द ब्रिटिश राज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और उस समय इनको हम रॉयल एयरफोर्स, रॉयल आर्मी कहा करते थे, अब ये इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी हो गई। नो सीरियस कल्चर ऑफ जॉइंटनेस एग्जिस्टेड। तो पहले में जो रूट्स थे, जो फॉर्मेशन का टाइम था, उस समय ही जॉइंटनेस नहीं थी। ये अभी हमारी मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है। आप देखोगे ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, सारी सर्विसेज प्राइड लेती है, इंडियन आर्मी प्राइड लेती है इन बीइंग द थल सेना, आर्मी ऑफ इट। उनको लगता है कि वो समवेयर और अपने अपने अंदर जो एक साइलो बना हुआ है, उस साइलो में ही बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने कमांड्स में प्राइड लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स अपने अंदर प्राइड लेती है, और इंडियन एयरफोर्स कहती है कि जो डिफेंस के लिए जो बजट बन रहा है, जो पैसा मिल रहा है, उसमें हमें काफ़ी कम मिल रहा है पैसा, हमें और ज़्यादा बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। कहीं सारा पैसा आर्मी को तो नहीं दे देंगे। तो एक थोड़ा सा तीनों सर्विसेज में कॉम्पिटिटिवनेस भी है, हमें इसे कॉम्पिटिटिवनेस को स्पिरिट डी कॉर्प्स में लेकर के आना है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक पॉलिटिकल फियर शुरू से रहा। आपने सैम मानेकशॉ के टाइम पे भी देखा कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर तक को डर लग रहा था कि देश में कू ना हो जाए अगर सारी मिलिट्रीज एक साथ हो जाएंगी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री फियर्ड दैट यूनिफाइड कमांड वुड मेक द मिलिट्री टू पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। फिर हम एक मेजर इंसिडेंस होता है जिसको कहते हैं कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के बाद बनती है कारगिल वॉर रिव्यू कमेटी, और उसके पहले भी कुछ वॉर्स थे। एक बार देख के समझते कि क्या हुआ था। वॉर्स विदाउट अ जॉइंट डॉक्ट्रिन। इंडिया ने पहले बहुत सारे वॉर लड़े, 1947-48 से लेके 62 1965 का वॉर। 1962 में आप देखोगे आर्मी फॉट अलोन इन द हिमालयाज, एयरफोर्स वाज बेयरली यूज्ड। आर्मी अकेले लड़ रही थी, आर्मी अपने ऊपर सारा का सारा उसके सोल्जर्स मारे जा रहे थे और वहां पे लड़ाई जारी थी। एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। हिमालय की टेरेन, अक्साई चीन रीजन का एरिया आप जानते हो। 1965 पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर्मी एंड एयरफोर्स, लिमिटेड रिजल्ट्स, बहुत पुअर कोऑर्डिनेशन यहां पे भी देखने को मिला। 1971 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डिड कोऑपरेट, थोड़ा सा कोऑपरेशन आया बांग्लादेश वॉर में हमने देखा, बट थ्रू एडहॉक कोऑर्डिनेशन, बिट्स एंड पीसेस में था, टूटा हुआ था वो कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव नहीं था, कोई जॉइंट स्ट्रक्चर्स नहीं थे, बहुत टाइम लग रहा था, लैग हो रहा था कम्युनिकेशन में। हमने जब कारगिल में 1999 में देखा कि हमारे सैनिक जो है पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हो रही थी, तो जो कारगिल हिल से जब वो गोलियां चला रहे थे तो सैनिकों को सपोर्ट नहीं था इंडियन एयरफोर्स का। इंफॉर्मेशन बहुत लेट में पता चली। क्यों पता चली? इसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया, कारगिल रिव्यू कमेटी। कारगिल रिव्यू कमेटी ने बताया कि नहीं, हमें जरूरत है एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स बनाने की। और 2001 में पहली बार आप देखोगे फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड बनाया जाता है। कहां पे बनाया जाता है? वो बे ऑफ बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार में। ये भी एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था, पूरा अटेम्प्ट नहीं था, क्योंकि मेन लैंड में हमारे पास अभी भी कोई इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि एक हाफ हार्टेड स्टेप क्यों कह रहा हूं मैं इसको। कारगिल रिव्यू कमेटी ने बताया इस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर पे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ट्राइलेटरल सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट था, बट वो सिर्फ सीमित था, बहुत सीमित दायरा था। भारत को चाहिए कि वो एक नदन कमांड सेंटर बनाए, नदन टेरिटरी, नदन थिएटर के हिसाब से, उस ज्योग्राफी के हिसाब से एक ईस्टर्न बनाए। आप नदन के लिए बहुत अच्छी जगह लखनऊ को या अमृतसर को ले सकते हो, या फिर आप ईस्टर्न कमांड सेंटर में जा सकते हो। वेस्टर्न कमांड सेंटर जयपुर में स्टैब्लिश किया जा सकता है, विशाखापट्टनम में, तिरुवनंतपुरम में हम सदर्न या मैरीटाइम कमांड सेंटर स्टैब्लिश कर सकते हैं। इन जगहों को भी हमें उठा करके एक थिएटर कमांड की तरह डेवलप करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेटअप इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड क्रिएटेड इंडियाज ओनली ट्राई सर्विसेज कमांड एट अंडमान एंड निकोबार। रिसोर्सेज थी, हमने दुनिया को तो दिखाने की कोशिश की, सिंबॉलिक तौर पे हमने बना भी दिया, इफेक्टिव नहीं हो पाया पूरी तरह। कारण क्या था? पैसा, कॉस्ट उतना नहीं था हमारे पास कि हम इस तरीके से बहुत सारे थिएटर कमांड्स बना पाए, और कैपेबिलिटीज भी नहीं थी कहीं ना कहीं। तो आइडियाज बिकेम मोर ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर, जहां पे केवल कम्युनिकेशन हो रहा था, ऑपरेशनल डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे, ऑपरेशनल अथॉरिटी नहीं थी, एक साथ वो कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद आप देखोगे किस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन होता है ताकि सीमलेस कम्युनिकेशन हो पाए और ऑपरेशनलाइज किया जा सके। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, डोकलाम और गालवान चुशल के जो टेंशन्स हुए चाइना के साथ, बॉर्डर इश्यूज आप देखोगे पैंगोंग लेक के पास, गवर्नमेंट को रियलाइज होता है
पहली बार दे बाइट द बुलेट एंड अपॉइंटेड सीडीएस की भाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमको चाहिए। अब इसका कल्मिनेशन है, लॉजिकल कल्मिनेशन है, आप देखेंगे 2025 में जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग स्टेशंस, वहां पर ट्रेनिंग होगी, वहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के जगह से हमको आते हुए दिखाई देंगे कि सारे ऑफिसर्स आ रहे हैं, एक थिएटर कमांड के अंदर ट्रेनिंग हो रही है। इस ट्रेनिंग का मतलब क्या है? इस ट्रेनिंग का मतलब ना सिर्फ इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, बट ये बाकी देशों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ये एक जो सीख है, इस सीख को हम कहां से लेते हैं? क्या ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है। 2020 क्रिएटेड अ परफेक्ट स्टॉर्म फॉर द रिफॉर्म। क्यों? उस समय जो चाइना का एग्रेशन था, गालवान मेड जॉइंटनेस अर्जेंट, क्योंकि आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट महसूस हो रही थी। ठीक है, न्यू थ्रेट्स जैसे कि ड्रोन्स, साइबर स्पेस रिक्वायर, आजकल वायरस, पिगासस जैसे वायरसेस अटैक करते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करते हैं, तो साइबर फिजिकल सिस्टम को भी हमें इन्वॉल्व करना है। हमें ड्रोन्स के अटैक बहुत कॉमन हो चुके हैं, तो हमें नेवी के साथ साथ अब एयरफोर्स का इस्तेमाल करना है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल करना है। और ये वो टाइम है 2020 का टाइम जब भारत ये भी रियलाइज कर रहा होता है कि हमारा पॉलिटिकल विल, जो आप देखे थे स्टार्टिंग में ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल विल नहीं थी, उनको लगता था कि एक साथ अगर हो जाएंगे तो कू ना हो जाए, मिलिट्री कू ना हो जाए। तो आज एक स्ट्रांग मेजॉरिटी की पॉलिटिकल पार्टी है जहां से पॉलिटिकल विल आती है कि हम अपने मिलिट्री एंड डिफेंस को बहुत स्ट्रांग बनाएं। सीडीएस सिस्टम ऑलरेडी एक प्लेस में है, तो कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिवली चैनलाइज किया जा सकता है। और बजट का जो प्रेशर है, डिफेंस एलोकेशंस मस्ट बी यूज्ड मोर एफिशिएंटली, ताकि इंडिया अपने इंपोर्ट्स को कम करे, आत्मनिर्भरता की तरफ जाए। और जैसे कि आप एयरफोर्स में देख सकते हैं, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हम खुद बना रहे हैं। अब हम वॉरशिप्स इंडिया खुद बनाएगा, आईएनएस नीलगिरी के फॉर्म में आप देख रहे हैं। तो इंडिया अब डिफेंस एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, न्यू इंडस्ट्रीज के तरफ। और सरकार ने 2025 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स, ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स, एंड पुश दीज लॉन्ग डिलेड changes 2025 as the year of reforms for defense forces। अब डिफेंस फोर्सेस में बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स बनाएंगे, इंटीग्रेटेड थिएटर्स बनाएंगे हर एक ज्योग्राफिकल टेरेन के लिए। अब आते हैं, जरा समझते हैं कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेस हम आज तक कहते थे, अभी हम कमांड थिएटर्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे यूएस एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। क्यों माना जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड? क्योंकि वो सिर्फ डिफेंस फोर्सेस नहीं है, वो अटैक के लिए भी जाने जाते हैं, उनके मरीन सील्स अटैक के लिए जाने जाते हैं। उसने ना सिर्फ यूएसए में, ग्लोबली अलग अलग जगह पर थिएटर कमांड सेंटर्स बना रखे हैं। आप देखिए, यूरोप में जॉइंटनेस के लिए एक लीगली बाइंडिंग उन्होंने एक्ट लाया था, गोल्ड वाटर निकोलस एक्ट 1968। उसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स यूरोपियन कमांड सेंटर, हमें पता है इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट और रोल प्ले होता है नाटो में भी। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, जिसको हम सेंटकॉम भी कहते हैं, कतर में है। आपको पता होगा रिसेंटली बट अभी अटैक हुआ सेंटकॉम, वहां पे 120 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं उनके पास, 11,000 से ज्यादा वहां पर सैनिक तैनात थे। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अफ्रीकन कमांड सेंटर्स, अलग अलग जगह पर उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स बनाए हुए हैं। और आप देखिए चाइना ने 5 थिएटर कमांड्स अलग अलग जोन के लिए डिवाइड किया हुआ। आप देख सकते हो, वेस्टर्न थिएटर कमांड, नदर्न थिएटर कमांड, सेंट्रल थिएटर कमांड, ईस्टर्न एंड सदर्न थिएटर कमांड्स अलग अलग डिवीजन के साथ हैं। यानी चाइना प्रिपेयर्ड है वॉर के लिए। चाइना में आप एक और रिफॉर्म देखेंगे, बहुत मेजर रिफॉर्म, कि वो अब आर्मी को बहुत स्ट्रांग आर्मी बनाने के बाद अब वो एयर बेस पे शिफ्ट हो रहे हैं। वो ज्यादा से ज्यादा एयर बेसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न डे वॉरफेयर वो एरियल रूट से हो रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम्स, एयर वेपन्स और एयर वेपनरी और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का प्रयोग हो रहा है। रशिया, सेंट्रलाइजेशन विथ रीजनल फोर्सेस, वहां पर भी आप देखेंगे वेस्टर्न जॉइंट स्ट्रैटेजिक कमांड, सेंट्रल जॉइंट स्ट्रैटेजिक कमांड एंड ईस्टर्न जॉइंट स्ट्रैटेजिक कमांड है। तीनों अलग अलग जगहों पर स्ट्रैटेजिक कमांड सेंटर्स ऑलरेडी रशिया में भी हैं। सो भारत इस चीज को अडॉप्ट कर रहा है अपने डिफेंस में। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह भी कहना था कि भारत की ज्योग्राफी और टेरेन बहुत डिफरेंट है, हम वेस्टर्न कंसेप्ट्स को अपनी मिलिट्री में डायरेक्टली नहीं ला सकते हैं अनलेस एंड अनटिल हम फ्लेक्सिबल हों। तो हमें इस पे और रिसर्च करने की ज़रूरत है, हमें और प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट लॉज एंड रूल्स को लाने की ज़रूरत है। तो सिर्फ बात इस्टेब्लिश करने की नहीं, उन इंस्टीट्यूशंस के पीछे लीगल और प्रोसीजरल बैकिंग होनी चाहिए, तभी वो ऑपरेशनलाइज हो पाएंगे।
आप सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर, जहां पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन देखा आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। आपने देखा किस तरीके से पिन पॉइंटेड तरीके से हमने ड्रोन्स के साथ, फाइटर पायलट्स के साथ अटैक किया एंड ऑपरेशन सिंदूर में उन पर्टिकुलर एरियाज को जहां पे सिविलियंस नहीं थे, जहां पे ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनको खत्म किया गया। ये एक वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को क्रेडिबिलिटी देता है कि इंडिया के वेपन्स जो हैं वो वॉर टेस्टेड है, इंडिया की सर्विलेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग वो टू द पॉइंट है, विथ प्रिसीजन है। हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, वॉरफील्ड में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया एंड देन वर्ल्ड को बताया भी कि दीज वर द अटैक पॉइंट्स और इंडिया इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहा है। तो जब थिएटर कमांड्स बनाएगा इंडिया, तो वहां पर थिएटर कमांड्स में हम इंप्लीमेंट इसको लार्जर स्केल पर कर पाएंगे। सो आप नॉर्थ ईस्ट जो एक चिकन कॉरिडोर से कनेक्ट होता है, चाहे हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे अरेबियन सी में हमको और ज़्यादा बेसिस की ज़रूरत है, अलॉन्ग विद द बे ऑफ बंगाल, सदर्न कमांड सेंटर्स और वेस्टर्न कमांड सेंटर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और भी क्या करना चाहिए। इस चीज़ के टॉपिक के बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। सरकार जल्दी से जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रिवील की कहाँ पर हम थिएटर कमांड सेंटर्स बनाने जा रहे हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सबके लिए, आप यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू आंसर मी। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा आई विल लाइक दैट। एक हमें क्रोनोलॉजी जानना भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें कब कब बनी हैं। अ वेरी बिग इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच सितंबर इवनिंग से आप इवनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 28 सितंबर लास्ट डेट है। आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे कोर्स मिल रहा है। आपको कोई डाउट भी है, आप जानना चाहते हो कि फीस कम हो सकती है, आप यूज़ करिए कोड ART लाइव। आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं at 73032303 पे आप मैसेज कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू द कोर्स। ये 3 भाषाओं में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। तीनों भाषाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे कोर्स में एक आपको न सिर्फ पढ़ाया जाता है, मेंटोरशिप दी जाती है, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रीलिम्स की MCQ बेस्ड प्रैक्टिस और मेंस के आंसर्स लिखवाए जाते हैं, सो दैट एक यूनिफाइड तरीके से एक प्लान्ड मैनर में आपकी प्रिपरेशन को हॉलिस्टिकली कंप्लीट किया जा सके। ये हेल्प करता है स्टूडेंट को टू नॉट जस्ट एड्रेस कि हमें बेसिक पढ़ना है, आपको एग्जाम में इंटरव्यू तक, चाहे वो प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम हो, चाहे वो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम हो, जो टॉप 10% स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनके लिए ऑलरेडी इंश्योर करते हैं कि आपको दिल्ली बुलाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग एंड लॉजिंग, आपकी हैंड होल्डिंग होगी ताकि आप यहाँ पे इफेक्टिवली तैयारी कर सके। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।